Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is right to repair. तो हम जानेंगे right to repair के बारे में. पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है. Apple surprising reversal on the right to repair movement hold immense significance considering it was previously among the tech giant opposing the concept. एप्पल ने जो सरप्राइजिंगली रिवर्सल लिया है राइट टू रिपेयर का जो मूवमेंट था ये एक सिग्निफिकेंस हो जाता है क्योंकि प्रीवियसली जो टेक जाइंट था वो अपोज कर रहा था इस कॉन्सेप्ट को राइट टू रिपेयर को, लेकिन अब वो क्या है तैयार है. एप्पल जो है वो अब सपोर्ट कर रहा है लेजिस्लेशन को जो कि ग्रांट करता है कंज्यूमर को और तीसरा पार्टी फर्म को कि उनके पास अधिकार है फिक्स करने का डैमेज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को. ये जो शिफ्ट है ये अलाइंड है ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ टेक कंपनी को लेके जो कि अडेप्ट कर रहे हैं कंज्यूमर के डिमांड को ग्रेटर कंट्रोल के लिए उनके डिवाइस का. व्हाट इज राइट टू रिपेयर? राइट टू रिपेयर है क्या? राइट टू रिपेयर रिफर्स टू गवर्नमेंट लेजिस्लेशन दैट इज इंटेंडेड टू अलो कंज्यूमर the ability to repair and modify their own consumer electronic device, whereas otherwise the manufacturer of such device require the consumer to use only their offered services. राइट टू रिपेयर जो है ये रिफर करता है गवर्नमेंट लेजिस्लेशन के लिए जिसका मकसद है अलाउ करना कंज्यूमर को एबिलिटी कि वो रिपेयर करा सकते हैं या मॉडिफाई करा सकते हैं अपने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को. नहीं तो पहले क्या था, जो मैन्युफैक्चरर थे उस डिवाइसेस के वो रिक्वायर करते थे कि कंज्यूमर जो है वो उपयोग करे सिर्फ उनके ही ऑफर सर्विसेज को. लॉजिक इसके पीछे का क्या है राइट टू रिपेयर के? जब कस्टमर बाय करता है किसी भी प्रोडक्ट को तो वो इनहेरिट करता है कि वो जो है उसको पूरी तरीके से पा रहा है. इस कारण कंज्यूमर के पास अधिकार होना चाहिए कि वो रिपेयर करा सके, मॉडिफाई करा सके उस प्रोडक्ट को आसानी से और एक रीजनेबल कॉस्ट पे, बिना कोई कैप्टिव होते हुए कि जो मैन्युफैक्चर है उसके मर्जी पे कि उसी के अनुसार रिपेयर करवाना होगा. Origin of the idea, ये जो origin हुआ आइडिया का, the idea originally originated from the USA where the Motor Vehicle Owner Right to Repair Act 2012 required the manufacturer to provide the necessary document and information to allow anyone to repair their vehicle. ये जो आइडिया है ये ओरिजिनली ओरिजिनेट हुआ था यूएसए से, जहां पे जो मोटर व्हीकल ओनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट 2012 था उसने रिक्वायर कर दिया था मैन्युफैक्चरर को कि वो प्रोवाइड करे नेसेसरी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन को जो अलो करता है किसी को भी कि वो रिपेयर कर सकते हैं अपने व्हीकल को. इसके पहले मीटी ने लॉन्च किया था एक पायलट प्रोजेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग को ताकि इंडिया को एक ग्लोबल रिपेयर कैपिटल भी बनाया जा सके. Through ERSO scheme, India hopes to capture 20% of the global repair service market, currently valued at $100 billion in 5 years. At present, India revenue from repair service is about $350 million. और ERSO के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसिंग आउटसोर्सिंग के माध्यम से इंडिया होप करता है कि वो कैप्चर कर लेगा 20% ग्लोबल रिपेयर सर्विस मार्केट का, करेंटली जिसका वैल्यू $100 बिलियन का है. और प्रेजेंटली इंडिया जो है वो का जो रेवेन्यू है रिपेयर सर्विसेज से वो $350 मिलियन का है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोमेटिक जेनेटिक वेरिएंट. तो हम जानेंगे सोमेटिक जेनेटिक वेरिएंट के बारे में. साइंटिस्ट हैव नोन ऑफ सोमेटिक वेरिएंट फॉर मेनी इयर्स बट रिसेंटली देयर हैज बीन एक्सप्लोजन इन द अमाउंट ऑफ डाटा. जो साइंटिस्ट है वो जान रहे थे सोमेटिक वेरिएंट को बहुत सालों से, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक एक्सप्लोजन देखा गया है. जो अमाउंट ऑफ डाटा उस पर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेल डिवीजन के दौरान वो जनरली एक्यूरेट होता है. एरर जो है वो ऑकर करता है एक एस्टिमेटेड रेट इसका 0.64 से 0.78 म्यूटेशन पर बिलियन बेस पेयर पर डिवीजन का ही है. दिस म्यूटेशन आर मोर कॉमन ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड आर रिफर टू एज सोमेटिक जेनेटिक म्यूटेशन. और ये जो म्यूटेशन है ये आपका काफी कॉमन है डेवलपमेंट के दौरान और इसको रिफर किया जाता है सोमेटिक जेनेटिक म्यूटेशन के तौर पे. This error often arising from the repeated copying of the genome, increase with age and tissue turnover. Some of this mutation can confer advantage to cell, leading to the development of tumor known as driver mutation. इसमें से जो कुछ एरर है जो कि ऑफन अराइज होते हैं रिपीटेड कॉपिंग के कारण जीनोम का, या इंक्रीज होता है एज के साथ और टिश्यू टर्नओवर के कारण. कुछ जो म्यूटेशन है वो कन्फर करते हैं एडवांटेज सेल्स के लिए जिसके कारण जो डेवलपमेंट होता है ट्यूमर जिसको कि हम ड्राइवर म्यूटेशन भी कहते हैं. सोमेटिक जेनेटिक वेरिएंट के बारे में हम जान लें. सोमेटिक जेनेटिक वेरिएंट ऑल्सो नोन एज सोमेटिक म्यूटेशन और सोमेटिक चेंजेस refer to alteration in the DNA sequence that occur in the cells of an individual body after conception. जो आपका सोमेटिक जेनेटिक वेरिएंट है जिसको कि हम सोमेटिक म्यूटेशन या सोमेटिक चेंज भी कहते हैं, ये रिफर करता है अल्ट्रेशन को डीएनए सीक्वेंस पे जो कि होता है सेल्स पे इंडिविजुअल के बॉडी का आफ्टर कंसेप्शन के बाद. सोमेटिक म्यूटेशन कैन ऑकर फॉर वेरियस रीजन सच एज एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल फैक्टर और सिंपली एज ए नेचुरल कंसिक्वेंस ऑफ सेलुलर.
और सोमेटिक म्यूटेशन जो है वो बहुत सारे रीजन के कारण हो सकता है, जैसे कि अगर कोई एरर होता है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, या अगर एक्सपोजर होता है एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि रेडिएशन या केमिकल के कारण, या सिंपली नेचुरल कंसिक्वेंसेस जैसे कि सेलुलर के कारण भी हो सकता है। सोमेटिक म्यूटेशन जो है उसका डिफरेंट इफेक्ट होता है, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे हो रहा है जीनोम के, और कौन सा जीन्स जो है इसके कारण इफेक्ट हो रहा है। कुछ जो सोमेटिक म्यूटेशन है वो हार्मलेस होता है और कोई भी डिस्कर्नेबल इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ता है सेल या इंडिविजुअल के ऊपर, लेकिन कुछ जो है डेवलपमेंट में डिजीज के जैसे कि कैंसर उन सब में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि काफी हार्मफुल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ इंडिया बर्थ 2023 रिपोर्ट। तो जो स्टेट ऑफ इंडिया बर्थ 2023 रिपोर्ट है इसके बारे में हम जान लें। स्टेट ऑफ इंडिया बर्थ 2023 रिपोर्ट रिवील अ वाइड स्प्रेड डिक्लाइन इन मोस्ट बर्ड स्पीसीज अक्रॉस द कंट्री, with some currently declining and other projected to decline in the future। जो आपका स्टेट ऑफ इंडिया बर्थ 2023 रिपोर्ट है ये रिवील कर रहा है कि वाइड स्प्रेड डिक्लाइन देखा गया है ज्यादातर बर्ड स्पीसीज में पूरे कंट्री में, और कुछ जो है करंटली डिक्लाइन कर रहा है, जबकि कुछ को प्रोजेक्ट किया गया है कि वो डिक्लाइन कर जाएंगे फ्यूचर पे। की फाइंडिंग्स क्या है इसका? रैप्टर, माइग्रेटरी शोरबर्ड एंड डक्स हैव एक्सपीरियंस द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। जो रैप्टर है, जो माइग्रेटरी शोरबर्ड या डक है, उसमें देखा गया है सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन को। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीसीज है जैसे कि इंडियन पीपफॉल, रॉक पिजन, एशियन कोयल, हाउस क्रो, इस पे देखा गया है कि इंक्रीज हुआ है दोनों ही अबेंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन पे। The assessment based on data from around 30,000 birds water indicate that 60% of the 338 species with identifiable long-term trend have declined, while 36 species have increased। ये जो असेसमेंट है ये बेस्ड है डाटा के ऊपर, जहां पे 30,000 बर्ड्स वाजल जो थे इंडिकेट कर रहे थे कि जो 60% 338 स्पीसीज है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है लॉन्ग टर्म ट्रेंड में डिक्लाइन देखा गया है, जबकि 36 स्पीसीज में बढ़त देखा गया है। जो स्पेशलिस्ट बर्ड स्पीसीज है जो कि इनहेबिट करते हैं स्पेसिफिक हैबिटेट को जैसे कि वेटलैंड या रेनफोर्स्ट को, उस पर देखा गया है रैपिड डिक्लाइन को, जबकि जनरलिस्ट स्पीसीज जो कि कैपेबल है अडेप्ट करने के लिए वेरियस हैबिटेट को, वो उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो वहां पे टिक रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड्स हो गए जैसे कि आपका वो यूरेशिया और आर्कटिक में, वो सफर कर रहा है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन को, क्योंकि जो रेसिडेंट स्पीसीज है वो और ज्यादा स्टेबल हो चुके हैं। बर्ड्स जिनका डाइट फोकस करता है वर्टिब्रेट के ऊपर या कैरियन के ऊपर, उस पर नोटेबल डिक्लाइन देखा गया है पोटेंशियली हार्मफुल पॉल्यूटेंट के कारण जो कि प्रेजेंट है फूड रिसोर्सेज पे। ये जो रिपोर्ट है ये फोकस कर रहा है जो डिक्लाइन हो रहा है स्पीसीज जो कि इंडेमिक है वेस्टर्न घाट श्रीलंका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, उसके ऊपर। मेन जो थ्रेट है बर्ड लाइफ के लिए भारत में जिसको कि हाईलाइट किया गया इस रिपोर्ट में, वो कौन कौन सा थ्रेट है? क्लाइमेट चेंज हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, मोनोकल्चर हो गया, और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लड प्लेन जोनिंग। तो हम जानेंगे फ्लड प्लेन जोनिंग के बारे में। रेकलेस अर्बनाइजेशन नियर रिवर बेड इज ए की फैक्टर इन रिसेंट फ्लड इन मेनी स्टेट। Experts from National Institute of Hydrology emphasize the need for floodplain zoning plan as a long-term solution to mitigate flood losses। जो रेकलेस अर्बनाइजेशन किया गया रिवर बेड के पास, ये एक मेन फैक्टर है जिसके कारण रिसेंट फ्लड देखा गया बहुत सारे स्टेट में। एक्सपर्ट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के, वो फोकस कर रहा है कि आवश्यकता है फ्लड प्लेन जोनिंग प्लान की, ताकि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके मिटिगेट करने के लिए फ्लड लॉसेस को। फ्लड प्लेन जोनिंग होता क्या है? फ्लड प्लेन जोनिंग जो है ये एक लैंड यूज प्लानिंग स्ट्रेटेजी है जो कि डेजिग्नेट करता है स्पेसिफिक एरियाज को जो रिवर के आसपास या वाटर बॉडीज के आसपास है वेरियस यूजेस के लिए, जो कि बेस्ड है ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्लडिंग को देखते हुए। मकसद क्या है इसके पीछे का? Aim of floodplain zoning is to regulate development in this area to minimize the potential damage and risk associated with flood। और मकसद है फ्लड प्लेन जोनिंग का कि रेगुलेट किया जाए जो डेवलपमेंट हो रहा है इस एरिया पे, ताकि कम से कम किया जा सके जो पोटेंशियल डैमेज है और जो रिस्क एसोसिएटेड है फ्लड के कारण। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें फ्लड प्लेन जोनिंग की, तो जो एरिया है अलोंग रिवर के उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग जोन पे, जो कि बेस्ड है लाइकलीहुड और सिवियरिटी ऑफ फ्लडिंग के ऊपर। तो जो हाई रिस्क जोन है जिसको जोन ए पे रखा गया, पहले हम इसको जान ले। ये जो जोन होता है ये क्लोजेस्ट होता है रिवर के, और यहाँ पे हाईएस्ट रिस्क होता है फ्लडिंग का हैवी रेन इवेंट के दौरान। इस जोन पे सिर्फ लिमिटेड या इसेंशियल स्ट्रक्चर को ही अलॉट किया जाना चाहिए, जैसे कि फ्लड रेसिलेंस कम्युनिटी सेंटर, पार्क या ओपन स्पेसेस को। परमानेंट रेसिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग को प्रोहिबिट करना चाहिए ताकि जो डैमेज या लॉस ऑफ लाइफ है वो कम से कम हो। मॉडरेट रिस्क जोन, जोन बी में जो आता है, ये जोन आपका लोकेटेड है स्लाइटली दूर रिवर या मॉडरेट रिस्क ऑफ फ्लडिंग से। यहाँ पे कुछ रेसिडेंशियल या कमर्शियल डेवलपमेंट को अलाउ किया जा सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो फ्लड रेजिस्टेंट हो, डिजाइन स्टैंडर्ड उसका,
और बिल्डिंग एलिवेशन जो है उसके लिए आवश्यकता है, ताकि जो अगर लिविंग स्पेसेस हो वो पोटेंशियल फ्लड लेवल से ऊपर हो, ताकि अगर बाई चांस फ्लड आता है तो वो बिल्डिंग एलिवेशन के कारण वो प्रॉब्लम नहीं होगा। लो रिस्क जोन, जिसको कि जोन सी पे रखा गया है, ये वैसे जोन है जो कि सिचुएटेड है काफी दूर रिवर से, और यहाँ पे जो रिस्क है फ्लडिंग का वो बहुत ही कम है। इस एरिया में ज्यादातर टाइप जो है डेवलपमेंट का उसको परमिट किया जाना चाहिए, जैसे कि होम, बिजनेस, रिक्रिएशनल फैसिलिटी को। लेकिन यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर है उसको आवश्यकता है कि वो पूरा करे कुछ फ्लड रेजिस्टेंट क्राइटेरिया को, ताकि इंश्योर किया जा सके सेफ्टी को। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्लड प्लेन जोनिंग, जो अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ फ्लड प्लेन जोनिंग हम इसको जानते हैं। पहले इसके बेनिफिट को जानते हैं, फिर चैलेंज को जानेंगे। बेनिफिट क्या है इसका? तो वेल मेंटेन फ्लड प्लेन जो है वो काम करेगा एक नेचुरल डिफेंस के रूप में फ्लडिंग के खिलाफ, और रिचार्ज करेगा ग्राउंड वाटर के लेवल को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लड प्लेन बेस्ड ऑन टोपोग्राफी हेल्प इन बेटर लैंड यूज प्लानिंग, और आइडेंटिफाई करके फ्लड प्लेन को जो कि टोपोग्राफी के ऊपर बेस्ड होगा, ये मदद करेगा अच्छे तरीके से उपयोग करने में लैंड को। ये जो है सिर्फ रिड्यूस ही नहीं करेगा जो कि डैमेज होता है फ्लड के कारण, बल्कि मेंटेन करेगा इकोलॉजिकल बैलेंस को भी फ्लड प्लेन पे, और मदद करेगा रिचार्ज करने में ग्राउंड वाटर के लेवल को। प्रॉपर जोनिंग जो है वो रोकेगा अनसुटेबल कंस्ट्रक्शन को और कॉन्क्रीटाइजेशन को फ्लड प्लेन के लिए। लेकिन चैलेंज क्या है? लैक ऑफ जोनिंग लीड टू इंक्रोचमेंट एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ फ्लड प्लेन। जो कमी है जोनिंग की, इसके कारण इंक्रोचमेंट हो रहा है और मिसमैनेजमेंट हो रहा है फ्लड प्लेन का। अनसुटेबल कंस्ट्रक्शन पुश फ्लड फर्दर इनलैंड एंड डिले फ्लड वाटर ड्रेनेज, और जो अनसुटेबल कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसके कारण फ्लड जो है वो और ज्यादा अंदर की तरफ आ रहा है और डिले हो रहा है फ्लड वाटर के ड्रेनेज में भी। फ्लड प्लेन डिग्रेडेशन अफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी एंड क्वालिटी, और जो फ्लड प्लेन डिग्रेडेशन हो रहा है ये अफेक्ट कर रहा है सॉइल के फर्टिलिटी और क्वालिटी को भी। स्टेज जहां पे देखा गया है रेजिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन को लेकर फ्लड प्लेन मैनेजमेंट का, वहां पे पोटेंशियल लेजिस्लेशन की आवश्यकता है, मेनली जहां पे पॉपुलेशन प्रेशर और जो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड का प्रॉब्लम है वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है। करेंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो पंजाब जो है वो लैक कर रहा है प्रॉपर फ्लड प्लेन जोनिंग को, जबकि एनजीटी ने डायरेक्शन दिया उसके बावजूद भी। 4 स्टेट जो है आपके कौन कौन से? मणिपुर, ईस्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड, उन्होंने अडॉप्ट किया फ्लड प्लेन जोनिंग को पेपर पर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी भी लिमिटेड है। तो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा पूरी तरीके से तब तक कोई बेनिफिट इसका नहीं मिल पाएगा। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और एनजीओ जो है पंजाब के, वो बोल रहे हैं फ्लड प्लेन जोनिंग के लिए। एनडीएमए की गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो जो गाइडलाइंस है फ्लड प्लेन जोनिंग को लेकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए का, डिफेंस इंस्टॉलेशन, इंडस्ट्री और पब्लिक यूटिलिटी जैसे कि हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन, वाटर सप्लाई, टेलीफोन एक्सचेंज, एरोड्रोम्स, रेलवे स्टेशन, कमर्शियल सेंटर के लिए उसको लोकेट होना चाहिए ऐसे जगह पे जहां पे जो लेवल कॉरेस्पॉन्डिंग हो 100 ईयर फ्रिक्वेंसी का या मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लड प्लेन लेवल का हो, वहीं पर इसको लोकेट होना चाहिए। एनजीटी की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अनुसार कम से कम वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए 500 मीटर एरिया के पास जहां पे सेंट्रल लाइनिंग है रिवर का। मॉडल बिल फॉर फ्लड प्लेन जोनिंग, जो मॉडल बिल है आपका फ्लड प्लेन जोनिंग के लिए, तो जो मॉडल बिल है फ्लड प्लेन जोनिंग के लिए ये दर्शाता है जो प्रोविजन है फ्लड जोनिंग अथॉरिटी का, सर्वे, डिलिनेशन ऑफ फ्लड प्लेन एरिया, notification of limit, prohibition of floodplain use, compensation, crucially removal of obstruction for unpent water flow, इस सब को वो दर्शा रहा है। इसमें प्रपोज किया गया है कि रिप्लेस किया जाए लो लाइंग सेटलमेंट को पार्क प्लेग्राउंड के साथ, ताकि रिड्यूस किया जा सके जो लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फायर प्रिवेंशन जोन कनाडा। तो जो फायर प्रिवेंशन जोन है कनाडा का, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कनाडा में एक वेल कंस्ट्रक्टेड फायर प्रिवेंशन जोन को स्टैब्लिश किया गया है लोकल इंडिजिनस लॉगिंग कंपनी के द्वारा, जो कि प्रोवाइड कर रहा है इंपॉर्टेंट सेफगार्डिंग को कम्युनिटी का थ्रेटनिंग वाइल्ड फायर के खिलाफ। तो कहाँ पे किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कनाडा पे। फायर प्रिवेंशन जोन जो है इसको डेजिग्नेटेड एरिया है जहां पे मेटिकुलसली मैनेज किया जाता है, वह मिटिगेट किया जा रहा है जो रिस्क है वाइल्ड फायर स्प्रेड का और एसोसिएटेड डैमेज का। ये जो इंडिजिनस लॉगिंग कंपनी है नाइटिक्स डेवलपमेंट, इन्होंने एम्प्लॉय किया है ट्रेडिशनल इंडिजिनस फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को, ताकि क्राफ्ट किया जा सके फायर प्रिवेंशन जोन को। ये जो प्रैक्टिसेस है ये इनकम्पास करता है एक्टिविटी को, जैसे कि फॉरेस्ट थिनिंग, क्लियरिंग डेब्रिस फ्रॉम ग्राउंड, कंट्रोल बर्निंग ऑफ डेब्रिस एंड ग्राउंड कवर को। इस अप्रोच का मकसद है कि कम किया जा सके जो अवेलेबिलिटी है फ्यूल का वाइल्ड फायर के लिए। जब फ्यूल कम हो जाएगा तो वाइल्ड फायर के केसेस जो है वो कम हो जाएंगे, वह स्प्रेड करना डिक्लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद। तो इंडिया का जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है हैदराबाद का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम जानेंगे। हैदराबाद इज इंप्रेसिंग अ सस्टेनेबल शिफ्ट टुवर्ड्स साइकिलिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इनोवेटिव सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक 23 किलोमीटर लॉन्ग नियर द सिटी आउटर रिंग रोड।
हैदराबाद जो है वो एम्ब्रेस कर रहा है एक सस्टेनेबल शिफ्ट को साइकिलिंग के लिए। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक इनोवेटिव सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक को। 23 किलोमीटर लॉन्ग है ये, सिटी के आउटर रिंग रोड पे। ये जो ट्रैक है ये इनकम्पास करता है 3 लेन्स को और कंसिस्ट करता है 2 सेगमेंट को। इसको डिस्टिंग्विश किया गया है 16 मेगावाट सोलर पैनल जिसको कि फिक्स किया गया है रूफ पे। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक इम्प्रेसिव सस्टेनेबिलिटी प्रेजेंट को दर्शाता है। तो कहाँ पे किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हैदराबाद पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.